नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना और डॉक्टर रामविलास शर्मा इस पर अपनी चर्चा करेंगे। हिंदी आलोचना पर हम पीछे कई व्याख्यान दे चुके हैं। आलोचना का उद्भव और उसका विकास, आचार्य शुक्ल जी से पूर्व हिंदी आलोचना का स्वरूप, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि पर हमने चर्चा की। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल केंद्र में रहे हैं, वे धुरी रहे हैं। आलोचना के क्षेत्र में आलोचना को 3 वर्गों में बांटते हैं: शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और शुक्लोत्तर अर्थात शुक्ल जी के परवर्ती काल में जो आलोचक हुए उनकी आलोचना दृष्टि। तो इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना के क्षेत्र में जो प्रतिमान स्थापित किया, उन्होंने अपने नैतिक दृष्टिकोण से, लोक मंगल की दृष्टि से, अपनी विचारधारा के अनुरूप आलोचना के अनेक प्रतिमान स्थापित किए, अनेक आदर्श स्थापित किए, या उन आदर्शों के आधार पर कवियों की समीक्षा की या रचनाओं की समीक्षा की। उनकी आलोचना दृष्टि पर अनेक आक्षेप भी लगे। परवर्ती काल में या उनके समकालीन जो अन्य आलोचक थे, उन्होंने शुक्ल जी से प्रेरणा भी प्राप्त की और उनकी तर्ज पर ही आलोचना जगत में वे आगे आए। जैसे बाबू गुलाब राय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बड़थवाल आदि, वे भी आलोचना के क्षेत्र में आए। और उनके परवर्ती काल में आचार्य शुक्ल जी के बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी जी, डॉक्टर नगेंद्र, प्रकाश चंद्र गुप्ता आदि अनेक आलोचक आलोचना के क्षेत्र में आए। पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो इस पूरे आलोचना के क्षेत्र में, आलोचना जगत में एक प्रतिष्ठित, एक समादृत विद्वान के रूप में, एक समीक्षक के रूप में हिंदी साहित्य जगत को उन्होंने जो एक नई पहचान दी, या हिंदी आलोचना के माध्यम से रचना और पाठक के बीच में जो एक सेतु का कार्य किया, वे सराहनीय रहा। परंतु शुक्ल जी की कुछ ऐसी विचारधाराएं थी जो अपना एक निश्चित मानदंड, एक पूर्वाग्रह से युक्त थे, जिसके कारण उन्होंने अपने समकालीन या जो रचनाएं थी उन पर उनका नकारात्मक दृष्टिकोण रहा, जिससे परवर्ती आलोचकों ने आक्षेप उठाए। और जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी, रामचंद्र शुक्ल जी कबीर को उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं देते हैं जितना वे तुलसीदास को, सूरदास को और जायसी को देते हैं। और कबीर को वे अनपढ़, अशिक्षित और बेमेल उनके भाषा की बात करते हैं। और वही कबीर को प्रतिष्ठापित करने का कार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। इसी तरह से इसी समय में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए कुछ समीक्षक आए, जिनमें प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर रामविलास शर्मा, रांगे राघव, अमृत राय आदि आए, जिन्होंने रचना की, रचनाकार की समीक्षा एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण से की। और उनमें डॉक्टर रामविलास शर्मा का स्थान प्रमुख है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किस प्रकार से अपनी विचारधारा, अपने मत के अनुसार या मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समीक्षा की, उनकी आलोचना दृष्टि क्या रही, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक रहे, समादृत मार्क्सवादी आलोचक रहे। वे इतिहासविद हैं, भाषाविद हैं और एक निबंधकार के रूप में पहचान है। यद्यपि इन्होंने कुछ कविताओं की भी रचना की। अज्ञे ने जो तार सप्तक का संपादन किया, उसमें रामविलास शर्मा जी को भी तार सप्तक के कवियों में
सम्मिलित किया, परंतु कविता के क्षेत्र में वह उतने प्रसिद्ध नहीं हुए जितने आलोचना के क्षेत्र में। इनके हम व्यक्तित्व के बारे में बात करें, इनका जन्म जो है वे 10 अक्टूबर 1912 को उन्नाव जिले के ऊंच गांव सानी में हुआ। अंग्रेजी में इन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की, पीएचडी भी अंग्रेजी में लखनऊ विश्वविद्यालय से की और आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में 1943 से निरंतर अंग्रेजी शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य करते रहे। 1971 से लेकर 1974 तक कन्हैयालाल माणिक मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा में निदेशक के पद पर रहे। तो अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया, अंग्रेजी में ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, पूरा जीवन अंग्रेजी के अध्ययन अध्यापन में ही निकाला, परंतु उनकी रुचि हिंदी साहित्य में विशेष रूप से रही। उनका जो लेखन कार्य है वे अंग्रेजी से अधिक हिंदी साहित्य का रहा और 1934 से ही उनका साहित्यिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। उनका सबसे पहला आलोचनात्मक लेख जो मिलता है वे है निराला जी की कविता पर। 1933 में वे निराला जी के संपर्क में आते हैं, उनके साथ बड़ा उनका आत्मीयता का संबंध हो जाता है और उनकी कविता से प्रभावित होकर वे लेख लिखते हैं। निराला जी की कविता जो चांद पत्रिका में उस समय प्रकाशित हुई और यहीं से इनका एक आलोचना के क्षेत्र में, निबंध लेखन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान प्रारंभ होता है और निरंतर 7 दशक तक, 2000 में इनकी मृत्यु हुई, तब तक वे निरंतर साहित्य लेखन में अग्रसर रहे और इनके रचनात्मक योगदान को देखते हुए इन्हें अनेक सम्मानों से, पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। 1986-87 में शलाका सम्मान हिंदी अकादमी से सम्मानित किया गया। ऐसे ही 1990 में भारत भारती सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। 1991 में व्यास सम्मान जो हिंदी का बड़ा प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है उससे सम्मानित किया गया और 2000 में इनकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही इन्हें शताब्दी सम्मान से सम्मानित किया गया। लगभग 7 दशक तक 1934 से लेकर 2000 तक एक निरंतर, एक लंबे समय तक आपका साहित्य लेखन चलता रहा। साहित्यिक कृतियों की, रचनाकारों की आलोचना भी करते हैं, उनके आलोचना परक लेख भी लिखते हैं। भाषा को, इतिहास को, राजनीति को आधार बना करके अनेक लेखों की रचना आपने की, निबंधों की रचना की। तो हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में पर्याप्त वैविध्य है। अभी आज क्योंकि हमारा विषय डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि पर है तो उनकी जो आलोचना परक रचनाएं रही उसकी बात करते हैं। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद, उपन्यासकार के रूप में मुंशी प्रेमचंद से बहुत प्रभावित रहे और प्रेमचंद की रचनाओं को, उनके कृतित्व को आधार बना करके सर्वप्रथम प्रेमचंद इस नाम से एक आलोचना परक रचना की। फिर इसी का परिवर्धित और परिष्कृत रूप पुनः नया संस्करण प्रेमचंद और उनका युग नाम से आया। ऐसे ही भारतेंदु पर इन्होंने भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नव जागरण की समस्या, तो इन पर भारतेंदु को केंद्र में रखते हुए उन पर आलोचना परक रचना की। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आए और हिंदी नव जागरण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। भाषा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में, रचनाकारों को मार्गदर्शन करने के क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए इन्होंने उन पर आलोचना परक रचना लिखी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण। ऐसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनकी हिंदी आलोचना,
एक इनकी ये भी आलोचना परक रचना है। निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में, जिसके पहले खंड में भी निराला का जीवन, उनके जीवन के संघर्ष, उनके व्यक्तित्व पर बात करते हैं। दूसरे खंड में निराला की रचनाओं पर, उनकी रचनाओं की समीक्षा करते हैं। और तीसरे खंड में निराला के जो पत्र थे, चाहे निराला के द्वारा लिखे गए या अन्य विद्वानों द्वारा, समकालीन साहित्यकारों द्वारा निराला के लिए जो पत्र लिखे गए, तो सभी पत्रों का संग्रह इस तीसरे खंड में मिलता है। और यह आलोचना परक जो रचना है, ये मील का पत्थर है आलोचना जगत में और बहुत प्रसिद्ध रही है। निराला के व्यक्तित्व को जानने के लिए, उनकी रचनाओं को समझने के लिए ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऐसे ही नई कविता और अस्तित्ववाद, एक ये भी इनकी आलोचना परक रचना है, जिसमें इन्होंने नई कविता पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अस्तित्ववाद को लेकर, मुक्ति बोध को, अज्ञेय के विषय में अपने जो उसमें एक घोर यथार्थवाद आया, उसकी वे आलोचना भी करते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा मार्क्सवादी थे, मार्क्सवाद से पूरी तरह प्रभावित थे, तो मार्क्सवाद पर इन्होंने अनेक रचनाएं की, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य। ऐसे ही हिंदी भाषा के विकास को लेकर के, उसकी समस्याओं को लेकर इन्होंने अनेक रचनाएं की। तो हिंदी जाति का साहित्य, हिंदी भाषा और समाज, हिंदी भाषा की समस्या आदि अनेक रचनाएं करते हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका, परंपरा का मूल्यांकन, इसकी रचना भी इन्होंने की है। तो इस तरह से अनेक आलोचनात्मक रचनाओं जो साहित्यिक रचनाओं को आधार बनाकर, साहित्यकारों को आधार बनाकर उनको प्रतिष्ठापित करने के लिए या उनके व्यक्तित्व को या उनकी रचनाओं को सही समीक्षा करते हुए पाठकों के समक्ष उसे लाते हैं। इसी तरह से इतिहास, राजनीति, भाषा और संस्कृति से संबंधित भी अनेक आलोचना परक रचनाएं डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रची गई हैं, जैसे भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, इतिहास दर्शन, भारतीय नव जागरण और यूरोप, भारतीय इतिहास और ऐतिहासिक भौतिकवाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, हिंदी भाषा के विकास परंपरा। तो भाषा को आधार बनाकर, इतिहास को आधार बनाकर, संस्कृति को, राजनीति को आधार बनाकर इन्होंने अनेक रचनाओं की रचना की। 100 से अधिक रचनाएं डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई हैं। और हिंदी साहित्य को समझने के लिए, भारत के इतिहास को समझने के लिए ये सभी रचनाएं उपयोगी हैं। अनेक साक्षात्कार भी इनके मिलते हैं। मेरे साक्षात्कार 1994 में प्रकाशित हुआ। आज के सवाल और मार्क्सवाद 2001 में प्रकाशित हुए। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी आत्मकथा भी लिखी 3 खंडों में, अपनी धरती अपने लोग नाम से, जो 1996 में प्रकाशित हुई और जिनसे हम डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की विचारधारा को समझ सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने निबंध लेखन भी किया। आस्था और सौंदर्य, विराम चिन्ह, ये इनके निबंध संग्रह रहे। 4 दिन इनके द्वारा रचित एक उपन्यास है। ऐसे ही एक नाटक भी इनके द्वारा रचित है, पाप के पुजारी। इस तरह से विभिन्न विधाओं में इनके द्वारा लेखन किया गया। एक कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, नाटककार के रूप में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने अपने कृतित्व की, अपने लेखनी की परिचय दिया है। अब हम बात करते हैं उनकी आलोचना दृष्टि को लेकर। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि किस प्रकार रही है? वे एक ऐसे आलोचक हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी भाषा, साहित्य और समाज
तीनों को एक साथ रखकर मूल्यांकन किया था। ये भी उसी तर्ज पर उन्हीं का अनुकरण करते हुए तीनों को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं होता, अपितु वे समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास को एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। किसी रचनाकार का मूल्यांकन केवल लेखकीय कौशल को जांचने के लिए नहीं किया है, बल्कि उनके मूल्यांकन की कसौटी ये होती है कि उस रचनाकार ने अपने समय के साथ कितना न्याय किया है। क्योंकि कोई भी रचना अपने समाज का प्रतिबिंब होती है। रचनाकार समाज की जो समस्याएं हैं, समाज की जो विषय हैं, उनको अपनी रचना का आधार बनाता है, जो उसे विशेष रूप से बथती हैं, जो उसे विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। वे उन विषयों पर निरंतर चिंतन मनन करता है, मंथन करता है, और फिर वे उसे अपने भाव को, अपने विचार को रचना के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। तो आलोचक उस रचनाकार की और रचनाकार के व्यक्तित्व को और उसकी रचना को, दोनों को सामने रखकर एक मूल्यांकन करता है कि उसने अपने युग के साथ, अपने समय के साथ कितना न्याय किया है। कि रचना की प्रासंगिकता उसके युग के साथ ही जुड़ी हुई है। अगर वे अपने समकालीन समाज को प्रस्तुत करने में, उसे समाज के सामने लाने में सक्षम नहीं है, तो वह रचना कालजयी रचना नहीं हो सकती, या वह रचना उतनी प्रासंगिक नहीं हो सकती। तो रामविलास शर्मा जी रचना का मूल्यांकन ये जांचने के लिए नहीं करते हैं कि उनमें लेखकीय कौशल कितना है, उनमें अभिव्यंजनागत कौशल कितना है, उनकी भाषा पर पकड़ कितनी है। वो तो एक अभिव्यक्ति का पक्ष है, एक कलात्मक पक्ष है, परंतु वे मूल रूप से रचना को समाज के साथ जोड़ करके, उस युग समय विशेष के साथ जोड़ करके उसका मूल्यांकन करते हैं। और डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की आलोचना पद्धति जो है, वो प्रगतिवादी समीक्षा के आधार स्तंभ के रूप में हमें दिखाई देती है। प्रगतिवादी आलोचक रहे, मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स से पूर्णतया प्रभावित थे, और कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को केंद्र में रखते हुए ये उसको आधार बनाते हुए रचना की समीक्षा करते हैं। और आलोचना का क्षेत्र विषय की दृष्टि से नहीं, कार्य की दृष्टि से भी पर्याप्त विस्तृत है। आलोचना के क्षेत्र में वो इतिहास को भी लेते हैं, राजनीति को भी लेते हैं, भाषा की वैविध्य को भी देखते हैं, और रचनाकार की विचारधारा को, रचनाकार के युगीन संदर्भ को भी सामने रखते हैं, और तब वे किसी कृति का मूल्यांकन करते हैं। संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य, भाषा विज्ञान, इतिहास, मार्क्सवाद, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, उपनिवेशवाद जैसे विषयों पर इन्होंने बड़ी गहराई से चिंतन किया है। ये स्वयं मार्क्सवाद के एक कुशल अध्येता रहे, मार्क्सवाद का बड़ी गहराई से अध्ययन किया, समाजशास्त्र को बड़ी गहराई से जाना है, और केवल मार्क्सवाद और समाजशास्त्र को ही नहीं जाना, अपने प्राचीन ग्रंथों को, संस्कृत के ऋग्वेद को, पुराणों को, पुरातत्व शास्त्र को, उनका अध्ययन करते हैं। और अंग्रेजी साहित्य के तो ज्ञाता थे, उनका तो उनका लंबा अनुभव था, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन अध्यापन करते रहे पूरा जीवन, और भाषा विज्ञान के अध्येता रहे। भारत की जो भाषा समस्या थी उस पर विशेष चिंतन करते हैं। इतिहास को लेकर के, भारतीय इतिहास को लेकर के, इतिहास की परंपरा को लेकर के वे गहराई से चिंतन करते हैं, और इस तरह से
इनकी जब हम आलोचना परक रचनाओं को देखते हैं तो हम उससे अपने इतिहास को जान पाते हैं, अपने समाज शास्त्र को जान पाते हैं और भारत की भाषा की जो विकास परंपरा है उसको जान पाते हैं। जो हमारी भाषाई जाति समस्या है उसको हम जान पाते हैं। इस तरह से डॉक्टर रामविलास शर्मा का विवेचन संसार केवल हिंदी साहित्य तक सीमित नहीं था, बल्कि भारतीय एवं विश्व साहित्य की विराट संकल्पना को लेकर उन्होंने जातीयता और संस्कृति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो इनका जो विवेचन दृष्टि है वे वैश्विक पटल पर उसकी पहचान बनती है। वैश्विक स्तर पर भाषा की भी जब वे बात करते हैं, जब वो जातीयता की बात, संस्कृति की बात करते हैं, तो एक विराट बिंब लेकर के वे समक्ष आते हैं, एक विराट चित्र प्रस्तुत करते हैं और वैश्विक साहित्य में विराट संकल्पना को लेकर के और जो जातीयता का प्रश्न है, संस्कृति का प्रश्न है, उस पर चिंतन करते हैं, उसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। और कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी उसको उन्होंने भारतीय संस्कृति के, भारतीय स्थितियों के अनुरूप एक उसका प्रगतिशील संस्करण प्रस्तुत किया, क्योंकि साहित्य अपनी समाज की, अपनी संस्कृति की उपज होता है, अपनी स्थितियों परिस्थितियों से ही बनता है। तो उसका जब हम मूल्यांकन करते हैं तो वे भी उस समाज विशेष की स्थितियों परिस्थितियों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। तो भले ही डॉक्टर रामविलास शर्मा कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित रहे, उनकी जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था या साम्यवाद था, जो शोषक शोषित की बात का कार्ल मार्क्स करते हैं और जिस तरह से समाज दो वर्गों में बटा हुआ है और कैसे शोषक वर्ग शोषित वर्ग को निरंतर पीड़ित कर रहा है, तो उनके बीच की खाई एक निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तो उस खाई को दूर करने का, उसको पाटने का प्रयास साहित्यकार करते हैं और वे साहित्यकार अपनी रचना के माध्यम से कैसे उस खाई को पाट रहा है या कैसे यथार्थ को प्रस्तुत कर रहा है, इसे उजागर करने का कार्य, इसे उद्घाटित करने का कार्य आलोचक करता है। और मार्क्सवाद का जो दृष्टिकोण था, मार्क्सवादी जो विचारधारा थी, उसको भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उसका एक प्रगतिशील संस्करण प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने पुस्तक लिखी, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। और इस पुस्तक में वे कहते हैं, जिस प्रकार लेनिन आदि दार्शनिकों ने मार्क्सवाद को परिस्थितियों के अनुकूल बनाया है, वैसे ही भारत की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मार्क्सवाद में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की जो दृष्टि है वे एक उदारवादी दृष्टि है। वे कट्टरता नहीं है उनमें। कई बार उनकी रचना को पढ़ते हुए ऐसा अनुभव होता है कि वे स्वयं एक द्वंद्व की स्थिति में है। एक और मार्क्सवादी विचारधारा पूरी तरह से उनको प्रभावित कर रही है और उसको वो साथ में भारतीय संदर्भों में देख रहे हैं, भारत की परिस्थितियों के अनुरूप भी करना चाहते हैं और जबरदस्ती लादने का भी कार्य नहीं कर सकते। तो भारत की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वे मार्क्सवाद की विचारधारा में आवश्यक परिवर्तन करते हैं, जिसके कारण डॉक्टर रामविलास शर्मा को अनेक आक्षेपों का सामना करना पड़ा। जो मार्क्सवादी विचारधारा के कवि थे, साहित्यकार थे, आलोचक थे, उन्होंने उनकी निंदा भी की, उन्होंने उनको खारिज भी किया, तो अपने खेमे से भी बाहर किया। परंतु उन सब विरोधों को, आरोपों को धकेलते हुए या उनका तिरस्कार करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा अपनी विवेक का प्रयोग करते हुए
भारत के परिस्थितियों के अनुरूप वे साहित्य का मूल्यांकन करते हैं, पर मूल्यांकन की उनकी जो दृष्टि है वे मार्क्सवादी ही रहती है। इसलिए मार्क्सवादी समीक्षा के संदर्भ में उनकी एक विशेष पहचान रही है। मार्क्सवादी समीक्षा के वो केंद्र में डॉक्टर रामविलास शर्मा आते हैं और इनसे ही प्रभावित होकर डॉक्टर रांगे राघव, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान आदि भी इसकी आलोचना करते हैं। मार्क्सवादी दृष्टि से भारतीय साहित्य की, हिंदी साहित्य की आलोचना के क्षेत्र में आगे आते हैं। तो हिंदी आलोचना में अनेक प्रकार हो गए। जो हिंदी आलोचना प्रारंभ में नैतिकतावादी दृष्टिकोण को लेकर के चली, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, या उससे पूर्व भारतेंदु एक जनवादी दृष्टि को लेकर के नाटक नाम से जो रचना करते हैं, वहां उनकी एक भिन्न आलोचना दृष्टि दिखाई देती है। फिर उनके ही समकालीन जो अन्य आलोचक हुए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व, जो साम्राज्यवादी दृष्टि से सामंतवाद का रीतिवादी दृष्टि मूल्यांकन करते हैं। फिर जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं, वे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की नैतिकतावादी दृष्टि को ही केंद्र में रखते हुए, उसको आधार बनाते हुए आलोचना में एक नई विचारधारा को लेकर के आते हैं। समीक्षा के क्षेत्र में वे नए प्रतिमान स्थापित करते हैं, चाहे वे भाव के स्तर पर रहे या विचार के स्तर पर अथवा भाषा के स्तर पर। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की तो तुलसीदास, सूरदास और जायसी प्रिय कवि रहे, और इन तीनों पर उन्होंने आलोचना परक भूमिका उनके ग्रंथों के संपादन करते हुए की। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो आलोचना दृष्टि थी, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं डॉक्टर रामविलास शर्मा पर भी पड़ा है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा एक तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो आलोचना दृष्टि थी, उसको ही विकसित करते हुए दिखाई देते हैं। उनका ही विकास हमें इनमें दिखाई देता है। तो इस तरह से डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जो आलोचना परक रचनाएं लिखी, उन्होंने सैद्धांतिक समीक्षा कम की है, व्यवहारिक समीक्षा की ओर वे अधिक बढ़े हैं। चाहे भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर, साहित्यकारों को लेकर या इतिहास को लेकर, उन्होंने व्यवहारिक समीक्षाएं, व्यवहारिक आलोचना अधिक की है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही क्षेत्रों में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वे साधारणीकरण को, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था आदि रस सिद्धांत को लेकर के आलोचना करते हैं। पर डॉक्टर रामविलास शर्मा काव्य शास्त्रीय विषयों को लेकर, सैद्धांतिक विषयों को लेकर के आलोचना नहीं करते हैं। उनकी मूलतः जो आलोचना रही है, वे व्यवहारिक आलोचना रही है। साहित्य को लेकर, इतिहास को लेकर, साहित्यकारों के विचार दृष्टि को लेकर के वे आलोचना करते हैं। तो इस तरह से मित्रों, अभी आज हमने इस व्याख्यान में डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना परक रचनाओं की बात की और उनकी विचारधारा की बात की। इसी व्याख्यान को हम अब आगे बढ़ाएंगे अपने अगले व्याख्यान के लिए। धन्यवाद।